सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपको काफ़ी टाइम से आपको रिक्वायरमेंट थी इसकी। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसके जो एमसीक्यू हैं उसको देखेंगे और कंप्लीट जो टॉपिक है उसको हम एमसीक्यू के थ्रू ही यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, राइट। पिछली जो वीडियो है रिवीजन की, अगर वो नहीं देखी हैं तो उसके मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है कंप्लीट रिवीजन वीडियो करके, तो उसको आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए। जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 6 से 7 यूनिट की हम यहाँ पे रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और उसके लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है। इसके लिए कोई भी क्वेरी होती है एग्जाम रिलेटेड या किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। पीपीटी इसकी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, राइट। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिल पाए रेगुलर बेसिस पे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना भी ना भूलें। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का क्या यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट है। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, बोथ ए एंड बी होना चाहिए। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए रिक्वायरमेंट होंगी किस चीज़ में, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। क्योंकि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क तो हमें चाहिए ही, साथ में ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी होना चाहिए, जिस ऑपरेटिंग की सिस्टम के अंदर हम अपने जो डेटा है उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस केस में सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। यानी कि इसमें से कौन सा आपका ऐसा ऑप्शन है जो आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के लिमिटेशंस को ना बता के बेनिफिट को यहाँ पे दिखाता है। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चीज़ को हम लेते हैं उसके बेनिफिट भी आपको देखने को मिलते हैं और उसकी लिमिटेशंस भी यानी कमियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। तो इसमें से आपको 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो लिमिटेशंस को यहाँ पे दिखाती हैं, बट एक ऑप्शन आपको बेनिफिट यहाँ पे दिखाएगा, मतलब जो लिमिटेशन को यहाँ पे रिवील नहीं करता है। सिक्योरिटी ब्रीच है, स्टाफ अपोजिशन है, ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, सिक्योरिटी ब्रीच। बिल्कुल जो हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है उसके अंदर आसानी से कोई भी यहाँ पे हैकिंग कर सकता है, कोई भी डेटा को स्टोर कर सकता है। तो ये सिक्योरिटी का ब्रीच इसके अंदर आसानी से हो सकता है एज कम्पेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। स्टाफ अपोजिशन भी इसका ऑप्शन बनता है, क्योंकि कब होता क्या है, जब भी हम कहीं पे नोवेल्टी लाते हैं, कहीं पे इनोवेशंस करते हैं, तो हमारा जो स्टाफ है वो भी यहाँ पे उसके अपोजिट रहता है। क्योंकि फियर टू अननोन की पोजीशन हो जाती है। आपने एक वर्ड सुना होगा, फियर टू अननोन। इसका मतलब होता है जहाँ पे भी हमें कोई भी हम नई चीज़ कहीं पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले उसका अपोजिशन होता है, यानी कि उसका जो विरोध किया जाता है। धीरे धीरे वो बात अलग है, लोग उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं, बट स्टाफ का अपोजिशन भी इसके अंदर देखने को मिलता है। थर्ड आपका आता है ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन। ये इसका लिमिटेशन नहीं है, ये इसका बेनिफिट है। क्योंकि अगर हम मैनुअली डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें काफ़ी कॉस्ट भी लगती है और हमारा टाइम भी काफ़ी लगता है। इसके अंदर आपका ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन होता है, जैसे आपके डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आपके MS वर्ड है एप्लीकेशन, और उसके अलावा आपका जो टैली है, वो डिफरेंट काम जो है ना वो आपके मैनुअली ना करके वो ऑटोमेटिकली करके आपके सामने रिपोर्ट यहाँ पे ले आते हैं। तो ये इसका बेनिफिट हो जाता है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग भी इसका जो वो है लिमिटेशन है, क्योंकि कोई भी अगर नया सॉफ्टवेयर है उसके इंट्रोडक्शन के लिए, उसके जो सीखने के लिए, उसके लिए हमें ट्रेनिंग करवानी पड़ती है अपने एम्प्लॉय की, तो उसमें काफ़ी कॉस्ट यहाँ पे बियर करनी पड़ती है। सो ऑप्शन नंबर सी इस केस में सही बनेगा, ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन। नेक्स्ट है लाइववेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे आपसे लाइववेयर के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है। लाइववेयर का पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। लाइववेयर का ये मतलब होता है जो भी लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने लायक बनाते हैं, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारा रेडी होगा, जैसे हार्डवेयर हम बोल लेते हैं। चलिए हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप रखा है, तो क्या ऑटोमेटिकली वो काम करना स्टार्ट कर देगा? तो कोई भी हार्डवेयर है उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए जो भी लोग काम करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइववेयर। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो हमारे सिस्टम को रेडी करते हैं। और जो इंजीनियर होते हैं, बेसिकली प्रोग्रामर्स होते हैं, जो डिफरेंट ऐप्स को डिफरेंट हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे बेसिकली कंप्यूटर के एप्लीकेशन से जो एक तरह से हम कह सकते हैं वर्किंग से रिलेटेड काम करते हैं। तो ये तीनों ही इसके पार्ट होते हैं हमारे किसके, लाइववेयर के, कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर डी इस केस में सही आंसर बनता है, ऑल ऑफ दी अबव। द क्राइटेरियन फुलफिल्ड बाय द इफेक्टिव अकाउंटिंग रिपोर्ट। यहाँ पे बोला गया है इफेक्टिव अकाउंटिंग रिपोर्ट में क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे होने चाहिए, क्या क्या यहाँ पे इसके
जो करेक्टरिस्टिक है वो होनी चाहिए। रेलेवेंस हो, टाइमलीनेस हो, एक्यूरेसी हो, और कंप्लीटनेस हो, एंड समराइजेशन हो। और ऐसे ही आपके और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये ऑप्शंस इसमें बनता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनता है। इसके अंदर आपकी रेलेवेंस भी होनी चाहिए और टाइमलीनेस भी होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए, एक्यूरेसी देखने को मिलनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट होना चाहिए, डेटा जो भी प्रोसेस किया आपका वो कंप्लीट यहाँ पे होना चाहिए, अधूरा डेटा किसी काम का नहीं होता। और समराइजेशन भी होना चाहिए। डेटा को जब तक हम समराइज ना कर दें तब तक वो एक तरह से हमारे यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, रॉ डेटा को हम ले लें तो रॉ डेटा मतलब जो आपका समराइज डेटा नहीं है, तो वो ज़्यादा यूजफुल नहीं रहता, बल्कि जब हम उसको समराइज करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसके बाद वो हमारे यूज में आता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इस केस में सही बनता है। बाकी के ऑप्शन आप देखेंगे तो ये आपका इस तरह से ग्लोबलाइजेशन आपका नहीं होता है, ये इसमें कट हो जाएगा। और स्पीड, ऑटोमेशन, इससे आपका मतलब नहीं है, ये भी आपका मतलब नहीं है। तो ये ऑप्शंस बाकी के आपके करेक्ट नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे बोला गया है इसमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट जो टैली है वो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, ये बात को आप जानते हैं। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस केस में सही हो जाएगा, टैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेटा स्टोरेज system which remains hidden from the user and responds to the requirement of the user to the extent the user is authorized to access is known as। यहाँ पे देखिए आपको एक टर्म, अलग अलग टर्म दी हैं, जैसे बैक एंड डेटाबेस है, फ्रंट एंड डेटाबेस है, डेटा प्रोसेसिंग है, रिपोर्टिंग सिस्टम है। तो इसमें आपको बेसिकली दो टर्म का नॉलेज देने के लिए मैंने ये क्वेश्चन को डाला हुआ है। ये है आपका बैक एंड डेटाबेस और फ्रंट एंड डेटाबेस। देखिए बैक एंड डेटाबेस का क्या मतलब होता है। बैक एंड डेटाबेस का मतलब ये है कि ऐसा डेटाबेस जो आपके, जो जैसे हम यूजर हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लिए इंटरफेस बना हुआ है, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं ना। जो हार्डवेयर है उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो इंजीनियर से डेवलप किया है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली ये हम थ्योरेटिकली देखते हैं, जैसे हमारी कितनी रैम है, कितनी रोम है, और इस तरह से कितनी हमारी हार्ड डिस्क है, तो ये क्या प्रोसेसर है, ये सब चीज़ें हमें क्या बनती है, हमारे लिए एक तरह से रीडेबल हैं, बट ये हमने डेवलप नहीं की हैं, ये हमारे लिए चेंजेबल नहीं है, हम इसको बदल नहीं सकते। मतलब हार्डवेयर की दुकान पे जाके हम बदलवा सकते हैं, सही करवा सकते हैं, बट एट द एंड हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक तरह से हिडन रहती है, हमारे लिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, हम वैसे देख सकते हैं, बट जो एक्चुअल उसके अंदर डेटा, जो एक तरह से मटेरियल पड़ा हुआ है, वो तो वही बंदा जानेगा ना जो उसने डाला हुआ है, राइट। तो इस केस में ये हमारा क्या बनता है, बैक एंड डेटाबेस होता है। और फ्रंट एंड डेटाबेस वो होता है जो इंजीनियर्स इस पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस लैपटॉप को प्रिपेयर किया है, इसको मैन्युफैक्चर किया है, तो जो भी काम इन्होंने उसके अंदर का किया ना, और जो भी जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो उसने सॉफ्टवेयर जो बनाया है, जो उसने इसमें प्रोग्रामिंग करी है, और हमें तो सॉफ्टवेयर दिख रहा है, जैसा हमें सॉफ्टवेयर दिख रहा है, बट उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस पर यूज़ की गई है, तो ये आपका क्या है, फ्रंट एंड डेटाबेस होता है। तो इसमें देखिए बैक एंड डेटाबेस इसका सही आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें बोला है कि जो सिस्टम से आपसे जो हिडन इन्फॉर्मेशन रहती है उसकी यहाँ पे बात करी गई है, तो ये आपका होता है बैक एंड डेटाबेस। यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया है आपकी जो कन्वीनियंस के लिए। फ्रंट एंड डेवलपर वर्क ऑन व्हाट द यूजर कैन सी। देखिए यहाँ फ्रंट वर्क का मतलब है कि जो डेवलपर हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, किस लिए, ताकि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर पाएँ और हमें वो दिखता है। ठीक है ना, जैसे उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन का डेवलपमेंट किया, बट एप्लीकेशन के पीछे उसने प्रोग्रामिंग को हम नहीं देख पाएंगे, हमें एप्लीकेशन जरूर दिख जाएगी। ठीक है ना, ये आपका हो गया। और बैक एंड डेवलपर बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट इट। द टर्म फ्रंट एंड रेफर्स टू द यूजर इंटरफेस वाइल बैक एंड मीन्स द सर्वर एप्लीकेशन डेटाबेस दैट वर्क बिहाइंड द सीन्स टू डिलीवर इंफॉर्मेशन टू द यूजर। आई होप दिस वन क्लियर, क्योंकि इसके अंदर साफ साफ लिख दिया गया है कि जो आपका क्या है, बैक एंड का क्या मतलब है, आपका सर्वर से रिलेटेड है, जबकि फ्रंट एंड का आपका क्या है, इंटरफेस से रिलेटेड। इंटरफेस मतलब आप समझ गए होंगे, जो भी हम यहाँ पे जैसे विंडो ओपन करते हैं तो जो हमारे पास ओपन होके आती है होम विंडो, वो हमारे लिए एक तरह से इंटरफेस का काम करती है। तो ये ऑप्शन इसमें बनेगा बैक एंड। Modern computerized accounting system is based on the concept of the database which is implemented using। यहाँ पे बोला गया है कि मॉडर्न कंप्यूटराइज सिस्टम में कौन सा डेटाबेस सिस्टम यहाँ पे यूज किया जा रहा है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सारे आपके जो हैं एक तरह का डेटाबेस बनाने के यहाँ पे मेथड हैं।
तो सबसे पहला देखिए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम MIS भी बोलते हैं, ये अलग अलग कंपनीज में मेंटेन किया जाता है। डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए, उसको समराइज करने के लिए, उसको यहाँ पे मैनेज करने के लिए इसको बेसिकली यूज किया जाता है। तो आजकल जो चल रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं DMS, तो ये आपका क्या है, एक तरह से मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए आप DBMS क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। इस सेटअप प्रोग्राम टू एक्सेस द इंटर रिलेटेड डेटा। DBMS कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर एंटरप्राइज, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, प्रोवाइड कन्वीनियंट इन्वायरमेंट टू यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशन, क्रिएशन, इंसर्टेशन, डिलीटेशन, अपडेशन एंड रिट्रीवल ऑफ द इन्फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ इसमें आप क्या कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, आप इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो डेटा को, अपडेट भी कर सकते हो, रिट्रीव भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें फंक्शंस हमें यहाँ पे मिलते हैं किसके अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। और ये सब चीज़ें इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी कि ये इसकी मीनिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसके अंदर B सही बनेगा। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपका एक तरह से अब मॉडर्न नहीं रहा, पहले यही मॉडर्न हुआ करता था। MIS जैसे आप जानते हैं, सब इसके जो कोर्सेज होते हैं वो भी कराए जाते हैं, डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे MIS के कोर्सेज भी चलते हैं। बट अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो आपका है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको DMS यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसेस द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स बेस्ड ऑन। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर जो आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को प्रोसेस करते हैं किस प्रिंसिपल के बेस पे करते हैं। गवर्निंग प्रिंसिपल होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होता है, या आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है। देखिए आपको पता होगा गैप हमारे पास होता है GAAP, इसको बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, जो कि एक आपका एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिलेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो ये इसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए। तो इसका सही आंसर जो बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन नंबर D, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऑप्शन नंबर D विल बी राइट आंसर। Among the following which ready to use accounting software package is available in the today's market। यहाँ पे बोला गया है इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रेडी टू यूज है आज लोगों के। रेडी टू यूज का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी बना हुआ है, रेडीमेड जिसको हम बोलते हैं। कपड़े खरीदते हैं ना मार्केट से आप, दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको रेडीमेड मिल जाता है, एक आप क्या करते हो कपड़ा खरीदते हो, उसका टेलर के वहाँ जाके अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करते हो। उसके भी क्वेश्चन आएंगे अभी, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ कि ये क्या बात कर रहा है कि आप मार्केट में गए, वहाँ से आपने क्या ख़रीदा, रेडीमेड कपड़े खरीद लिए, झंझट ही ख़त्म हो गया यहाँ पे टेलरिंग का, मतलब उसको अपनी तरफ से सिलवाने का, ये सब करने का। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, टैली है, EX है, BG है, द प्रोफेशनल अकाउंटेंट है। तो ये सभी सॉफ्टवेयर आपके रेडीमेड मिलते हैं मार्केट में, इनको आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो अपने अकाउंटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर E आपका इसमें सही बनेगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे बात आती है दो सॉफ्टवेयर के काइंड की, एक आपका होता है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सभी आप जानते हैं। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को मैं एक्सप्लेन कर दूं। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को रन करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी होते हैं। जैसे आपकी क्या होगी, विंडोज़ हो गई, राइट। तो ये क्या है, विंडो के बिना आपकी जो लैपटॉप है वो खुलेगा ही नहीं। तो ये सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे सिस्टम को रन करने के लिए। बट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए होते हैं, यानी कि हमारी जो इफ़िशियंसी है उसको बढ़ाने के लिए होते हैं, यानी कि हमारी जो नीड है उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपके क्या हो गए, MS ऑफिस हो गया आपका, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के आपके जितने भी आपके गेम्स हैं, जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, गूगल मीट है, गूगल इसके अलावा जूम है, तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको पता भी है प्ले स्टोर पे अवेलेबल होते हैं। बट जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये आपके सिस्टम को रन करने के लिए कंपलसरी होते हैं। एंटीवायरस यूटिलिटी टू स्कैन कंप्यूटर फॉर वायरसेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज होता है, डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी टू कंप्रेस कंटेंट्स होता है, या डिस्क पार्टीशनिंग टू डिवाइड ए सिंगल ड्राइव इनटू मल्टीपल लॉजिकल
ड्राइव्स। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है ना, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। जो पहला एंटीवायरस यूटिलिटी है वो आपके कंप्यूटर के लिए नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं। जो वायरसेस हैं, जब आप सर्फिंग करते हो नेट पे, तो उससे आपको जो वायरस निकल के आएंगे या जो मालवेयर निकल के आएंगे वो आपके कंप्यूटर को यहाँ पे हार्म कर सकते हैं। तो इस केस में एंटीवायरस यूटिलिटी जरूरी है। तीसरा आपको पढ़ते हो डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी। देखिए, डिस्क को हम कंप्रेस करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, अपने डिस्क को इंक्रीज करते हैं उसके साइज को, या उसके जो साइज है उसको डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज करने को बेसिकली कंप्रेस करना बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए एक यूटिलिटी है, ठीक है ना। और डी है आपका डिस्क जब हम डिस्क का यहाँ पे उसका अलग अलग भाग कर देते हैं हम, ठीक है, उसको अलग अलग पोर्शन में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्सनिंग करना, डिवाइड करना सिंगल ड्राइव इनटू मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव। आपने अपने लैपटॉप पे जैसे आपका CDE ड्राइव होते हैं ना, 3-4 ड्राइव होती हैं, उसके अंदर आपके जैसे 50 GB का एक या 120 GB का एक, अलग अलग आपके डिवाइड रहते हैं वो। तो अगर आप पार्टीशन करना चाहते हैं तो उस डिस्क का आप पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे एक डिस्क है D नाम से, तो उसके अगर 120 GB की अगर स्टोरेज कैपेबिलिटी है तो उसको आप 60 GB भी यहाँ पे कर सकते हैं, 2 डिस्क उसकी बन जाएंगी। इसको बोलते हैं आपके डिस्क का जो पार्सनिंग करना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके केस में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। यहाँ पे लिखा भी गया है, देख पढ़ सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म सर्टेन टास्क लाइक वायरस डिटेक्शन, इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, डेटा बैकअप, डिलीशन ऑफ अनवांटेड फाइल्स। ये सब आपके क्या है, यूटिलिटी है, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने के लिए मददगार होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इसके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फाइल है, मैनेजमेंट टूल है, कंप्रेशन टूल है, डिस्क मैनेजमेंट टूल है, ये सब आपके यूटिलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल है, बेसिक, फोटॉन और C++, जावा आर एग्जाम्पल ऑफ द। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये आपके होते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, कोबोल है और बेसिक, फोटॉन, C++। बेसिकली C और C++ को अब जो मॉडर्न एरा है उसमें यहाँ पे इसको लो लेवल की कंसिडर कर दिया गया है, बट जो नॉर्मल वे में हम देखें तो ये भी आपकी एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अगर हम दूसरे लैंग्वेज से कंपैरिजन ना करें, जैसे पाइथन है आपका, तो इस तरह के लैंग्वेज से जैसे कंपैरिजन ना करें तो ये भी आपकी एक हाई लेवल की है। और यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कुछ असेंबली लैंग्वेज का, क्योंकि आपको 2 लैंग्वेज के बारे में बेसिकली पता होना जरूरी है, क्योंकि एक हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। असेंबली लैंग्वेज इज ओनली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पे बोला गया है कि ये आपके असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड कर सकता है, यानी कि छोटे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे MOB, ADD, SUB, END, ये असेंबली लैंग्वेज। इनमें हम क्या करते हैं, हम इसमें निमोनिक्स यूज करते हैं, अलग अलग छोटे फॉर्म यूज करते हैं उसके, तो ये आपकी असेंबली होती है। बट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम यहाँ पे बाइनरी में इसको यूज करते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में, जिसमें 0 और 1 का यहाँ पे इंक्लूड रहता है, ठीक है। डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ पे बोला गया है कितने टाइप के आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हो सकते हैं। रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, टेलर मेड सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। अभी बात करी थी ना, आप मार्केट गए हुए थे, वहाँ से आपने रेडीमेड खरीदा, आप देखिए यहाँ पे टेलर भी आ गया है। तो इसमें तीनों ही होते हैं हमारे पास। रेडी टू यूज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो रेडीमेड है। कस्टमाइज हो गया जो आप अपने तरीके से उसको कस्टमाइज करवा रहे हैं, राइट। जैसे वो पहले क्या था, मार्केट में अवेलेबल था, उसके बाद आपने क्या किया, उसको कस्टमाइज़ करवा दिया। हम बहुत बार होता है ना, जैसे हमने मार्केट से सामान भी खरीद लिया, चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, मैं मार्केट गया, मैंने रेडीमेड पैंट खरीदी, बट मुझे वो पसंद नहीं आई, मुझे उसकी जेब पसंद नहीं आई या मुझे उसकी मोहरी पसंद नहीं आई, तो मैं क्या करूँगा, टेलर के पास जाऊँगा, उसको कस्टमाइज़ करवा लूँगा। तो ये कस्टमाइज़ का पार्ट है। और टेलर मेड सॉफ्टवेयर का मतलब इसको आप स्टार्टिंग से ही नया बनवा रहे हैं, अपने जो कंपनी के लिए है उसके लिए आप पूरी तरीके से इसको नए तरीके से डेवलप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर कंपनी। तो ये आपका हो जाएगा टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ऑल ऑफ दी अबव इसके केस में राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ टेलर मेड सॉफ्टवेयर। अब ये टेलर मेड सॉफ्टवेयर का क्या क्या एडवांटेज होता है, इसका जो एग्जांपल है वो तो आप समझ ही गए हैं टेलर मेड का। दीज आर रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं, हाई सिक्रेसी ऑफ डेटा होता है, नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे देखिए दीज आर रेडीमेड सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल रेडीमेड नहीं होते। मैंने बोल दिया कि पहले ही आपको ये आप अपने अकॉर्डिंग बनवाते हो, तो रेडीमेड कहाँ से हो गया ये, लो कॉस्ट हो गया। लो कॉस्ट होती ही नहीं है, क्यों, आप मार्केट से जाते हो रेडीमेड खरीदते हो और टेलर से सिलवाते हो, तो क्या किस में ज़्यादा आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, तो जो टेलर से सिलवाए, क्योंकि पहले आप कपड़ा खरीदते हो उसके बाद टेलर की कॉस्ट देते हो, तो दोनों को मिला के आपको एज़ कम्पेयर टू रेडीमेड आपको महंगा पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इसके एक मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप कभी भूलो ना इस चीज़ को। थर्ड है आपका हाई सिक्रेसी ऑफ डेटा, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसके अंदर आप क्या करते हो, हाई सिक्रेसी होती है डेटा की। कैसे, आप जब भी कोई चीज़ बनवाओगे ना स्टार्टिंग से, तो उसमें ये ध्यान रखोगे आपके डेटा की सिक्योरिटी हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करवा रहे हो। घर आप बनवा रहे हो, अगर आपने बिल्डर को दे दिया तो बिल्डर अपने अकॉर्डिंग उसको बनवाएगा, बट आपने अपने आंखों के सामने खुद से उसका रॉ मटेरियल चूज करके सब कुछ बनाया, तो आप उसमें पूरा ध्यान रखोगे अपनी सिक्योरिटी का। चाहे आप उसको भूकंप रोधी बनाओ, ठीक है ना, या आप उसको पानी ना आए ऐसा कुछ बना, मतलब अच्छा वाला बनाओ, या उसके अलावा आप ऐसे टाइल्स ना लगाओ कि जिसमें स्लिप ज़्यादा हो। ये चीज़ें ध्यान में रखोगे, यही हमारा एडवांटेज होता है टेलर मेड सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है ना। चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए, तभी हम क्या करते हैं ना, ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में रिटेन रहती है चीज़ें, जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें बनेगा सही, हाई सिक्रेसी ऑफ डेटा। व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बोला गया है कि आपको सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जब भी यूज करते हो तो कौन से जो फैक्टर हैं उनको आपको यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, बोथ ए एंड बी। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है, इसमें बोथ ए एंड बी होगा। डेटा जो आपके सॉफ्टवेयर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है, एक ही चीज़ कर रहा है। जैसे कैलकुलेशन करनी है तो बस कैलकुलेशन ही कर रहा है, डिवाइड जानता ही नहीं है, डिवाइड का उसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। अलग अलग चीज़ें उसको परफॉर्म करनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि हम उसको आसानी से अडॉप्ट कर पाएँ, हम उसको आसानी से चला पाएँ, ठीक है ना, हमारे लिए चलाने लायक हो, ऐसा नहीं कि हाई लेवल का हो और हमें समझ में ही नहीं आया, उसके लिए हमें अलग से मतलब 10 लोगों को लगवाना पड़ा, तो ये नहीं होना चाहिए। अडॉप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए आसानी से। तो ये आपका सही आंसर बनता है डी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनबी कॉमर्स हब अपने चैनल का मैं यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, ठीक है ना। एनबी कॉमर्स हब चैनल वांट टू इंस्टॉल ए कस्टमाइज अकाउंटिंग सिस्टम बट हिज बजट इज़ लो। अब आप देख ही सकते हैं कि चैनल पे आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे हो, तो बजट तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो लाइक से ही यहाँ पे पैसे मिल जाते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बजट काफ़ी लो है मेरा। विच सॉफ्टवेयर ही शुड ऑप्ट फॉर, यानी कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए अगर मुझे अकाउंटिंग करनी है। तो रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर लेना चाहिए मुझे, कस्टमाइज लेना चाहिए, टेलर मेड सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, ही कैन बाई एनी अब ऑल कॉस्ट सेम। पहली बात तो डी ऑप्शन तो कट जाएगा, सभी में कॉस्ट सेम नहीं होती, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि टेलर मेड सॉफ्टवेयर जो है आपके महंगे पड़ते हैं। तो मुझे कौन सा लेना चाहिए, रेडीमेड लेना चाहिए, रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, ये मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ज़्यादा सस्ता रहेगा। तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर आपके लिए ज़्यादा ये आपके कम कॉस्ट की रहती है। द डेस ऑफ ए वेंडर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर वाइल ऑप्टिंग फॉर ए कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है आपका जिसको आपको वेंडर को, यानी कि जो खरीद रहा है उसको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए जब वो क्या कर रहा है, कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को खरीद रहा है। लेवल ऑफ प्रॉफिट, ऑनेस्टी, कैपेबिलिटी या नन ऑफ दी अबव। तो उसको लेवल ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब का आपका प्रॉफिट है उसके हिसाब से ही तो आप अपने सॉफ्टवेयर को खरीदेंगे। जैसे आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आप कस्टमाइज करा लेंगे, राइट। अगर आपका प्रॉफिट कम है, आपका बिजनेस कम चल रहा है, आपका छोटे लेवल का बिजनेस है, तो आप उसको रेडीमेड से स्टार्ट कीजिए। जब आपका प्रॉफिट हाई हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, अपने लिए पर्सनल यहाँ पे बना सकते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस केस में राइट बनेगा, लेवल ऑफ प्रॉफिट। ए सॉफ्टवेयर मस्ट बी इजी टू, यहाँ पे बोला गया है ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए जो क्या हो, इंस्टॉल करने में इजी हो, अडॉप्ट करने में इजी हो, अंडरस्टैंड करने में इजी हो, ऑल ऑफ द अबव। तो आप समझ ही गए होंगे, ये तीनों ही इसमें होने चाहिए। इंस्टॉल भी आसानी से होना चाहिए, हम उसको अडॉप्ट भी आसानी से कर सकें, और समझ में भी आना चाहिए। पता चल रहा चाइनीज़ सॉफ्टवेयर खरीद लिया, कुछ समझ में ना आए तो फिर बवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस केस में सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ टाइप ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस टाइप का है, ये मैंने पहले ही बता दिया था आंसर आपको, इसका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
ठीक है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो हैं जो आपके सिस्टम को चलाते हैं, ऑपरेट करने का काम करती हैं। विंडोज़ की जो अलग अलग फॉर्म है, लिनक्स है आपका, ये है। और हार्डवेयर आपका हो गया जो इसके अंदर मटेरियल है, उसको हार्डवेयर बोलेंगे। जैसे मदरबोर्ड है आपका, जो बैटरी है, जो आपका कीबोर्ड है, तो ये सब आपका हार्डवेयर में उसमें आता है। और आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस का तो इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइस तो आपके डिवाइसेस होते हैं। जैसे आउटपुट डिवाइस आपके क्या होगा, प्रिंटर आपका होता है, ठीक है ना, जिससे प्रिंट होकर बाहर आता है। इनपुट डिवाइस में आपके क्या होंगे, जैसे आप क्या करते हो, क्लिक करते हो माउस से, तो माउस आपका एक तरह से इनपुट देने का काम करता है। तो ये अलग अलग आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, बेसिक सी बातें हैं, आपको पता ही होंगे। ए ऑप्शन सही बनेगा इसके केस में। टेबल्स लाइक फोटोग्राफ्स, रिसीट, प्लान्स एक्सेट्रा आर अवेलेबल अंडर डैश टेबल्स लिस्ट। यहाँ पे देखिए कौन से टेबल लिस्ट के अंदर आपको फोटोग्राफ्स में रिसीट या प्लान्स के फोटोज़ या अलग अलग चीज़ें ये मिलती हैं आपको। पर्सनल के अंदर बिजनेस सैंपल या अवेलेबल, तो ये सैंपल के अंदर मिलती हैं। जैसे कि आप MS ऑफिस भी आप चलाते हो ना, MS ऑफिस के अंदर आप देखोगे तो आपको सैंपल्स के अंदर यहाँ पे अलग अलग जैसे टाइगर्स मिल जाता है या प्लांट्स मिल जाते हैं या अलग अलग जो फोटोग्राफ्स हैं वो कुछ सैंपल्स के तौर पे आपको मिल जाएंगे, राइट। MS पावर पॉइंट में भी आपको मिल जाएंगे, तो ये सैंपल्स के अंदर होती हैं। और एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे निकल के आते हैं कि आप चलाना जो जानते हैं, हम सभी जानते हैं, बट एग्जामिनेशन में क्लिक नहीं हो पाता कि कौन से ऑप्शन के अंदर, यानी कि कौन से जो आपके बार था ना, जो आपका बार होता है उसके कौन से ऑप्शन के अंदर कौन सी चीज़ें होती है। तो इसको थोड़ा सा मैंने एक क्वेश्चन इसीलिए डाला कि ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, सैम्पल्स के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वाइल डिफाइनिंग ईच फील्ड इट इज एसोसिएटेड विथ टर्म्स। यहाँ पे देखिए फील्ड का क्या मतलब होता है। फील्ड का ये मतलब है जिसमें हम डेटा को अपना भरते हैं। जैसे आपको एक फॉर्म मिलता है ना, कोई भी फॉर्म आप भरते हो तो उसमें अलग अलग फील्ड्स होते हैं। जैसे आपका नेम उसमें छोड़ दिया जाएगा, जेंडर, ठीक है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, योर एजुकेशन, योर इंस्टीट्यूशन नेम, तो ये सब क्या है, फील्ड हैं। ये इन फील्ड को आपको भरना होता है। तो ये आपको क्या फील्ड कितने टर्म से आपके एसोसिएटेड होते हैं। तो इस केस में आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4 टर्म्स इसके अंदर होती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ डाली हुई है, इसको ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसकी हायरार्की जैसे मैंने लिखी है वैसे उसको याद करनी है। सबसे पहले होती है बिट, ठीक है ना। बिट क्या होता है, आपका सबसे छोटा कैरेक्टर जो होता है वो आपका बिट होता है। उसके बाद बाइट होता है, फिर आपका किलो बाइट होता है, फिर आपका मेगा बाइट होता है, फिर आपका गीगा बाइट होता है, फिर आपका टेरा बाइट होता है। तो ये पूरी हायरार्की चलती है आपकी। सबसे छोटा कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, जिसको कैरेक्टर हम बेसिकली बोलते हैं, वो आपका बिट होता है, ठीक है। इसके आगे पढ़ लेना, ये मैंने पूरा लिखा हुआ है। फिर आता है फील्ड। फील्ड क्या होता है आपका, ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर तो क्या हो गया आपका, बिट हो गया ना। जो बिट हैं उनका जब ग्रुपिंग करते हैं उसको बोलते हैं फील्ड। सेकंड नंबर। थर्ड होता है आपका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड आपका होता है कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। जो फील्ड्स हैं अलग अलग उनका कलेक्शन कर दिया तो वो रिकॉर्ड्स बनते हैं। और रिकॉर्ड्स का जब हम एक तरह से पूरी वो कर देते हैं ना, पूरी समराइज करते हैं, वो आपका फाइल बनता है। फाइल के बाद लास्ट में जब हम उसको एक तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद हम उसकी पूरी उसको एक तरह से हम क्या करते हैं, हायरार्की में जोड़ देते हैं, तो वो डेटाबेस बन जाता है, ठीक है। तो ये हायरार्की पूरी होती है, इसको ध्यान में रखना। बिट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेजिग्नेट इफ प्राइमरी की डैश क्लिक ऑन द फील्ड टू ओपन ए सब मेनू। अब ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि वहाँ पे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को डाल दिया। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि जब आपको प्राइमरी की में आपने डेजिग्नेशन आपकी प्राइमरी की है, अब आपने प्राइमरी की में क्लिक किया, उसके बाद आपको सब मेन्यू खोलना है। आपको मेन्यू ओपन होगा, ठीक है ना। मेन्यू तो है ही आपके, मेन्यू में आपने क्लिक किया है, उसके बाद आपको सब मेन्यू खोलना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप क्या कौन सा क्लिक करते हैं, बेसिक सा बात है, राइट क्लिक करते हैं अपने माउस में, तभी तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। जैसे आप किसी भी फाइल पे क्लिक करते हैं ना, फाइल पे आपने जैसे अपनी कर्सर को रखा उसके बाद राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आता है आपका कट, कॉपी, पेस्ट, शॉर्ट, व्यू एज, ये सब चीज़ें आपके निकल के आती हैं। तो वही यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ठीक है, राइट। ए सॉफ्टवेयर यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विदाउट फैसिलिटी ऑफ डैश इज नॉट कंप्लीट। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर किसके यूज के बिना ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं होगा। कॉपिंग होगा, कटिंग,
रिपोर्ट जनरेटिंग या नन ऑफ दी अबव। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब तक उसने फाइनल अपनी रिपोर्ट को जनरेट नहीं किया है तब तक उस डीएमएस जो सिस्टम है हमारा, उसकी फैसिलिटी को हम यहाँ पे कंप्लीट नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेसिक सी बात है, जब हम अपने डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला तो आप कैसे उसको पूरा कंप्लीट मान लेंगे। आपने टैली यूज किया बाई चांस, ठीक है, तो टैली में अगर आपसे उसने क्या पूछा था, ट्रायल बैलेंस आपसे मांगा हुआ था, तो आप एंट्रीज तो आपने सब कुछ करी हुई हैं बट ट्रायल बैलेंस निकाल के नहीं दिया तो क्या बॉस आपका कह देगा आपका काम खत्म हो गया? तो काम खत्म नहीं हुआ, आपको उसका जो प्रिंट आउट है वो निकाल के भी आपको देना पड़ेगा। तो जब तक उसकी रिपोर्ट की जनरेशन नहीं हो जाती, और इस जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें रिपोर्ट जनरेशन का बेसिकली मतलब होता है प्रिंट आउट, ठीक है ना, उस चीज़ को हम प्रिंट करके हार्ड कॉपी न कर लें तो वो आपका एक तरह से रिपोर्ट जनरेटिंग का पार्ट होता है। ये ऑप्शन इसमें सही बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। अब डेटा प्रोसेसिंग साइकिल आपका क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इज ए प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द डेटा। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इज ए प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द डेटा। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इज ए प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग द डेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी के मैंने ये मन मर्जी से बना दिए अपने हिसाब से ऑप्शन, आपको थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए। आप कन्फ्यूज किस में हो सकते हैं, एक तो आपके गैदरिंग में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो सकते हैं और दूसरा आप थोड़ा मैनिपुलेटिंग में हो सकते हैं, बट ज़्यादातर जो लोग हैं वो समझ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा का प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो हमारे पास ये रॉ डेटा पड़ा हुआ है इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं अपनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन में, तो इसको हम एक हायरार्की में करेंगे, एक रिपोर्टिंग करेंगे इसकी, ताकि ये हमारी हमारे लिए यूजफुल हो सके, हमारे काम आ सके। इसी को बोला जाता है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। ऑप्शन नंबर ए सही बन जाएगा। व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड इन द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। अब आपको डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में क्या क्या स्टेप्स होते रिक्वायर्ड हैं वो आपसे पूछे गए हैं। सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट, इनपुट ऑफ डेटा, डेटा स्टोरेज, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, आउटपुट ऑफ डेटा। दूसरा सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट, आउटपुट ऑफ डेटा, डेटा स्टोरेज, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, इनपुट ऑफ डेटा। थर्ड है आपका इनपुट ऑफ डेटा, सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट, डेटा स्टोरेज, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा या आउटपुट ऑफ डेटा। तो ये आपसे पूछा गया है, इसका सही आंसर भी आपके पास ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। बाकी के ऑप्शन में मैंने एक दो ऑप्शन आगे पीछे कर दिए हैं, ठीक है, बाकी आपका सेम ही है। पहले क्या है, सोर्स आपका है, डॉक्यूमेंट का सोर्स आपके पास होगा, जहाँ से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो आपके पास सोर्स होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इनपुट करोगे डेटा को, ठीक है, डेटा इनपुट किया तो वो क्या हो जाएगा, इनपुट करने के बाद वो डेटा उस सॉफ्टवेयर में स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हो, ऑल्टरेशन कर सकते हो, जो आपको चेंजेस करने हैं उसको आप कर सकते हो और एक सीक्वेंस आप उसका बना सकते हो। लास्ट में जो डेटा होगा वो आपका आउटपुट ऑफ डेटा होगा बेसिकली, जिसको हम रिपोर्ट भी बोल देंगे बेसिकली, जो आपका रिपोर्ट बना इसके अंदर। तो ये चीज़ थी आपके किसके, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के अंदर। और ये क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हो किससे, आपके जो मैंने आपको पढ़ाया था ना कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो सेम कम्युनिकेशन प्रोसेस में भी इसी तरह का होता है। सबसे पहले सोर्स होता है, उसके बाद हम इनकोड करते हैं, फिर मैसेज होता है, फिर मीडियम होता है, फिर डिकोड होता है, फिर फीडबैक होता है। तो इसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। इसमें भी सबसे पहले सोर्स है, फिर आप इनपुट कर रहे हो डेटा को, यानी कि इनकोड कर रहे हो, फिर आपका डेटा स्टोर हो गया, यानी कि डेटा स्टोर आपके किसमें, मीडियम में होता है, मैसेज और मीडियम इसमें इंक्लूड हो गए। और मैनिपुलेशन ऑफ डेटा मतलब जब डिकोड कर दिया अपने हिसाब से उसने वो, तो मैनिपुलेशन करेगा। और लास्ट में आउटपुट मतलब आप एक तरह से इसका क्या फीडबैक से ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस केस में सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द मार्केटर ऑफ टैली। अब टैली के कुछ क्वेश्चंस हैं। मार्केटर ऑफ टैली कौन है आपका, टैली पैकेज प्राइवेट लिमिटेड है, टैली गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड या नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर सी इस केस में सही है, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड आपका इस टैली को बनाने वाला जो कंपनी है वो उसका नाम है। हु इज़ द डेवलपर ऑफ टैली। अब टैली को डेवलप किसने किया, कंपनी तो हमने देख ली है, अब टैली को डेवलप किया था श्याम सुंदर गोयनका ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस केस में सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्टिंग कंपनी। अब हम जब टैली का गेटवे ऑफ टैली खुलता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शंस यूज करते हैं और उसके शॉर्टकट कीज़ भी यहाँ पे होती हैं। तो कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास कौन सी की होती है ये आपसे पूछा गया है।
इस केस में ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी सही। F1 जब प्रेस करेंगे तो आपके पास कंपनी सिलेक्ट करने के लिए आएगा। जब भी आपने मल्टीपल कंपनी, जैसे आपने एक कंपनी खोली है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास वही कंपनी खुल के आती है, बट जब आपने मल्टीपल कंपनीज को यहाँ पे इसमें क्रिएट किया हुआ है तो उस केस में आप F1 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं वन कंपनी टू अनदर कंपनी। तो राइट ऑप्शन इस केस में बनेगा ऑप्शन नंबर बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू लेजर्स दैट इज बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड बाय टैली। टैली के अंदर ऐसे दो लेजर होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे दिए गए होते हैं। कौन से वो दो आपके लेजर होते हैं? कैश और बैंक होते हैं, बैंक और पीएनएल होते हैं, कैश और पीएनएल होते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो आपके जो दो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं आपके कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो लेजर आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस केस में सही बनता है। ठीक है। हाउ टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इन टैली एनीवेयर, यानी बोला गया है कि टैली के अंदर आप कैसे, कौन से शॉर्टकट की को यूज करके कैलकुलेटर को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो अपनी स्क्रीन के अंदर। ऑल्ट प्लस सी बोला है, कंट्रोल प्लस एन बोला है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एन बोला है, या आपको कंट्रोल प्लस आर बोला है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ऑल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस एन होता है इसके केस में। जब भी आप क्या करते हो कैलकुलेटर को आपको अलाउ करना है तो ऑप्शन नंबर बी इस केस में सही बनता है, कंट्रोल प्लस एन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एन फॉर न्यूमेरिक, ठीक है ना, और कंट्रोल के साथ है। तो न्यूमेरिक डेटा हम किस में प्रोसेस करेंगे, अपने कैलकुलेटर में करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एन इसमें सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम टैली। यहाँ पे बोला गया है जब भी हम टैली से टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होगी। ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही बनेगा। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी इसमें आपको प्रेस करना पड़ेगा। इससे आप टैली से कॉपी कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। जनरली हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जो हम एक तरह से सी करते हैं, कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो उससे हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं और जो सॉफ्टवेयर है उसमें, बट इसके अंदर आपको ऑल्ट भी इसके साथ लेना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स। इसमें आप कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके, मैंने दोनों जो यूनिट है उनको देखते हुए इसमें डाले हैं, जो आपके इनकम टैक्स में भी हैं आपका यूनिट, टीसीएस और वो सब कुछ आपका है, और टैक्स रिटर्न भी आपका दिया गया है, तो उसमें उसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको इसमें भी मिलेंगे। व्हाट आर द डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको कौन सी डिटेल चाहिए होती है? पैन, आधार कार्ड, करंट एड्रेस एंड बैंक डिटेल्स। इनकम प्रूफ्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिडक्शंस क्लेम अंडर सेक्शन 80 टैक्स पेमेंट इंफॉर्मेशन सच एज TDS, एडवांस टैक्स पेमेंट। तो इसमें सही है ऑल ऑफ द अबव, सब चीज़ें आपको चाहिए अपने जो इनकम टैक्स है उसकी फिलिंग के लिए। ठीक है, पैन कार्ड तो चाहिए ही आपको, करंट एड्रेस भी चाहिए, आधार कार्ड आपको चाहिए, बैंक डिटेल आपको चाहिए, इनकम प्रूफ्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल डिडक्शंस आपको चाहिए, क्योंकि आपके जो डिडक्शंस आपको लिए हैं अंडर सेक्शन 80 के अंदर हम देखते हैं 80C to 80U डिफरेंट टाइप के डिडक्शंस हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। टैक्स पेमेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, TDS का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे चाहिए आपको, और एडवांस टैक्स कोई पेमेंट किया है तो उसकी भी जानकारी आपको चाहिए। तो सही ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ द अबव वाला। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं हम, उसका क्या बेनिफिट होने वाला है? क्लेम टैक्स रिफंड, इनकम एड्रेस प्रूफ, अवॉइड पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन आपके पास है। ठीक है ना। देखिए, जो इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं उसके अंदर क्लेम कर सकते हैं टैक्स रिफंड, बिल्कुल सही है। इसी के लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, ताकि हमें अपने जो टैक्स रिफंड है उसका क्लेम यहाँ पे किया जा सकते हैं। इनकम एंड एड्रेस प्रूफ आपको मिल सकता है, क्योंकि आप बेसिकली जहाँ पे अगर आप किसी प्रकार का कोई लोनिंग के लिए जा रहे हो या किसी प्रकार के, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, तो उसका प्रूफ आप दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके एज ए प्रूफ भी यहाँ पे काम करेगा। अवॉइड पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, यानी कि आपका जो पेनल्टी है उससे आपको वो अवॉइड कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, फाइल कर रहे हो प्रॉपर आप ऑन टाइम यहाँ पे, तो प्रोसिक्यूशन और जो पेनल्टी आपका है इस तरह से आपका ये चीज़ें आपको बचाती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आपका इसमें सही आंसर बनता है। व्हाट इज़ द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रिटर्न फॉर एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपके सारे रिलेवेंट हैं इनकम टैक्स से भी, तो इसको ध्यान से देखना। जब सबमिशन की क्या डेट है आपके इंडिविजुअल के लिए,
इनकम टैक्स रिटर्न की। 31 जुलाई है, 31 अगस्त है, 31 सितंबर है या अक्टूबर है। देखिए अभी यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट डेट होती है हमारी 31 जुलाई होती है इंडिविजुअल के केस में, बट जो कोविड को देखते हुए यहाँ पे 2021 में ये डेट कर दी थी आपकी 30 सितंबर तक, एक जो एक्सटेंड कर दिया गया था इसको कर दिया था, ठीक है ना। पहले जो डेट होती थी वो होती थी 31 जुलाई की। तो इस कहीं पे अगर मेंशन नहीं है आपका, अगर असेसमेंट ईयर आपका मेंशन नहीं किया गया है तो उस केस में आप इसको ले सकते हैं। नहीं तो आपका असेसमेंट ईयर 2020 और 2021 से आपका जो है ये आपका 31 जुलाई से बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया गया था। अगर डिफ़ॉल्ट आपको दिया है कुछ भी मेंशन नहीं है तो 31 जुलाई आपको सही करके आना है। और जो कंपनी के केस में होता है वो होता है आपका 30 सितंबर, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये किसका क्वेश्चन था आपका, रिटर्न फाइल करने की जो डेट होती है ड्यू डेट, उसका क्वेश्चन 31 जुलाई। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेमेंट्स इन टैली। पेमेंट करने के लिए टैली में कौन सा शॉर्टकट की होता है, तो F3 है, F4 है, F5 है या F6 है। तो इसका सही आंसर है F5 होता है आपका पेमेंट करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट वाला है आपका विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर क्रिएट ए न्यू कंपनी इन टैली। एक सेकेंड, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेमेंट्स इन टैली, ये आपका ऑप्शन बनेगा इसके अंदर F5। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर क्रिएट ए न्यू कंपनी। न्यू कंपनी को क्रिएट करने के लिए कौन सी यहाँ पे शॉर्टकट की यूज की जाती है टैली के अंदर, Ctrl+F3 को Alt+F3, Ctrl+F4 या Alt+F4। तो सही आंसर बनेगा Alt+F3 को जब हम प्रेस करेंगे तो नई कंपनी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर आप डिफरेंट डिटेल्स डालते हो, ठीक है ना। Alt+F3 जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे डिटेल डालने के लिए आ जाएगी नई कंपनी के लिए। जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो तो पहले से आपके पास है ही, उसके अंदर एक और कंपनी ऐड ऑन हो जाएगी। द रिटर्न ऑफ इनकम इज़ टू बी फर्निश्ड इन, यहाँ पे बोला गया है जो आपकी रिटर्न है इनकम की वो कौन से फॉर्म में यहाँ पे फर्निश की जाती है। ITNS 281 ये आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ITR 127 इसके अंदर होता है। और ये अकॉर्डिंग टू अलग अलग केसेस आपके यहाँ पे वेरी करता है, जिसकी जैसी इनकम है उस हिसाब से ITR का फॉर्म का चूज यहाँ पे किया जाएगा। ITR 127 चूज किया जाता है। ITR 1 बेसिकली आपके सैलरी और पेंशन से रिलेटेड होता है जिसमें आपकी अदर सोर्स की इनकम इंक्लूडेड नहीं होती है, ठीक है। ITR 2 के अंदर होती है अदर सोर्स की इनकम भी इंक्लूडेड होती है जिसके अंदर सैलरी और ये है, और नॉन PGBP इनकम के लिए बेसिकली ये होता है। और थर्ड के अंदर आप क्या करते हो, जो PGBP इनकम है उसका जो ITR है वो भरा जाता है। और इसमें दो टर्म और याद रखनी है आपको, एक सहज होता है, एक सुगम होता है, ठीक है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ITR सहज होता है, कौन सा ITR आपका सुगम होता है। तो ITR फर्स्ट आपका होता है सहज, ठीक, और ITR 4 आपका होता है सुगम, राइट। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फिलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। अब इसके अंदर एक फॉर्म ऐसा होता है जो एक्नॉलेजमेंट का होता है आपके जब भी आप अपने रिटर्न फाइल करते हो। ITR 4 तो नहीं होता है, ITR V आपका होता है, ठीक है। ये ITR V वाला आपका रिटर्न के लिए, सॉरी एक्नॉलेजमेंट के लिए होता है जब भी ITR आप भरते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इस केस में सही बनेगा, ITR V। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटेड फील्ड्स इन द डेटाबेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म ए। यहाँ पे बोला गया है जब भी आप रिलेटेड फील्ड्स का जो डेटाबेस है आपका उसको ग्रुपिंग की जाती है तो वो क्या किस चीज़ का फॉर्म ले लेता है, डेटा फाइल होता है, डेटा रिकॉर्ड होता है, बैंक होता है या मेन्यू होता है। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी इसका है डेटा रिकॉर्ड। क्योंकि जब आप क्या करते हो, ग्रुपिंग कर रहे हो डेटाबेस की ना, तो वो आप ग्रुपिंग करके एक क्या बना रहे हो, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं आप, अलग अलग जो रिलेटेड फील्ड्स हैं आपके उसका सभी का रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं। दैट्स वाई ऑप्शन बी इसमें सही बनेगा, डेटा रिकॉर्ड। और इसकी हायरार्की मैंने पहले आपको बता दी है। विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू मेक ए चेंजेस इन द क्रिएटेड कंपनी। जब आपको अपनी एग्जिस्टिंग जो कंपनी है आपकी, जो आपने कंपनी क्रिएट की है टैली के अंदर, उसमें कुछ आपको चेंजेस करने हैं तो कौन से ऑप्शन से करेंगे, सर्ट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, ऑल्टर या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा, ऑल्टर आप करेंगे, उसमें आप अपनी कंपनी की जो डिटेल है उसको चेंज कर पाएंगे। सर्ट कंपनी मतलब कंपनी को आप बंद कर रहे हैं, सेलेक्ट कंपनी मतलब जो मल्टीपल कंपनीज आपने क्रिएट की हैं उसमें से आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें आप अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं। और ये ऑप्शन सी बनता है सही इस केस में। Which shortcut key is used in company feature screen to use
इन्वेंट्री फीचर्स इन टैली। इन्वेंट्री फीचर्स के लिए कौन सी शॉर्टकट आपको यूज करनी पड़ेगी जिससे आपको इन्वेंट्री वाला फीचर्स में आपको इनेबल हो जाए, F1, F2, F4 या F3। तो इस केस में F2 से आप जो है इन्वेंट्री वाले सिस्टम में पहुंच सकते हैं। अपनी जो स्क्रीन है आपकी गेटवे ऑफ टैली है उसके अंदर F2 इसमें सही आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर बी। विच शॉर्टकट की इज प्रेस्ड टू क्रिएट ए न्यू लेजर इन ड्यूरिंग बाउचर एंट्री। जब भी आप बाउचर की एंट्री कर रहे हो ना, तो उस केस में आप नए लेजर आपको बनाना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करेंगे? Alt+C करेंगे, Alt+X करेंगे, Alt+D करेंगे, Alt+A करेंगे। तो इस केस में जो सही आंसर है वो आपका Alt+C है। इससे आप क्या करेंगे, नई जो बाउचर है उसको आप क्रिएट कर, न्यू लेजर है जो उसको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस केस में सही बनता है, Alt+C। वी कैन रिपीट नरेशन बाई प्रेसिंग। अब होता क्या है, नरेशन क्या होता है सबसे पहले तो वो समझो। जब हम जनरल एंट्री करते हैं ना, तो उसके नीचे कुछ हम लिखते हैं, जैसे फॉर बीइंग पेमेंट, ठीक है, फॉर मेकिंग पेमेंट टू XYZ। तो ये नरेशन होता है। नरेशन का क्या मतलब है कि हम एक तरह से उस एंट्री को रिलेट कर रहे हैं उस चीज़ से, ताकि हम समझ सकते हैं ये एंट्री किस चीज़ के लिए हमने की है। इसको बोला जाता है नरेशन। और इंटर की क्लास में या आपने ग्रेजुएशन में जब एग्जामिनेशन होता तो नरेशन लिखना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता था, उसकी अलग से यहाँ पे मार्किंग होती थी, ये भी कहा जाता है टीचर्स के द्वारा। तो ये नरेशन होता है, राइट। इस केस में आपसे बोला गया है नरेशन को अगर आपको बार बार ना लिखना पड़े, अगर एक ही जैसी एंट्री है उस नरेशन को आप रिपीट कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कौन सी यहाँ पे जो शॉर्टकट की है उसका यूज करेंगे ताकि आपको बार बार उसको नरेशन को ना लिखना पड़े? Shift+R, Alt+R, Control+R, Alt+Shift+R। तो इस केस में आंसर आपका सी सही बनता है। Control+R आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये आपका रिपीट हो जाएगा नरेशन। सो गाइज, ये क्वेश्चंस थे हमारे कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम और कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने अलग अलग जो क्वेश्चंस थे, बहुत मुश्किल से इसके क्वेश्चन मिल पाते हैं, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस खुद से मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के नहीं हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं क्वेश्चन आने एग्जामिनेशन में, जैसे कि डेटाबेस से रिलेटेड ये सब चीज़ें। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जितना दो आपका लगभग जो लास्ट में आपको दिया गया था यूनिट में 2-3 पॉइंट के अंदर आपको बेसिकली सिलेबस में दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये क्वेश्चन को फ्रेम किया है। आई होप आपको क्वेश्चंस में मज़ा आया होगा, इंटरेस्टेड आपको लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो अपने जो फीलिंग्स है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कैसे आपको क्वेश्चन लगे, राइट। इसकी जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे आगे भी, ठीक है। कल टीचर्स डे है, तो एडवांस में सभी को हैप्पी टीचर्स डे। कल वीडियो आएगी जो नेक्स्ट वाली, वो देखते हैं जो ज़्यादा रिलेवेंट आपका यूनिट है, जो आपके कमेंट्स से पता चल जाएगा कि आपको कौन सी यूनिट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो उस पर हम यहाँ पे बनाएंगे। और बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे यूनिट थे उसको हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, और अभी जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे एग्जामिनेशन तक, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।